हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आए हैं वही क्लास 12 और लेक्चर 11। क्लास 12 में लेक्चर 11 है और चैप्टर का नाम आपको पता है पहले से जो चल रहा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये आपका चैप्टर का नाम है। 11वां लेक्चर आपका चल रहा है। अब आज आपको हम सर्जब का नियम बताएंगे। सर्जब का नियम, इसके पहले आप विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हिंदी में कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण और इंग्लिश में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण या इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो सर्जब नियम, इसको आप समझ चुके हैं अच्छे से क्या होता है या विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। आज हम आपको केवल सर्जब का नियम बताने जा रहे हैं कि एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण में सर्जब का नियम क्या है कि एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण में हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण में या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है या जिसकी डिग्री या जिस कार्बन की डिग्री मैक्सिमम होती है। चाहे आप ये समझ लीजिए कि जिस पे कम हाइड्रोजन होगा वहां से निकलेगा, या ऐसे समझ लीजिए जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी वहां से निकलेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण क्रिया में हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आपका केवल 2 ही कार्बन है। अगर 2 ही कार्बन है तो यहाँ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना बहुत ही आसान है। एल्कोहलिक पीएच लगाएंगे या सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। 2 ही कार्बन है तो ये बन जाएगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। लेकिन अगर 2 से अधिक कार्बन हो गए, 2 से अधिक कार्बन हो गए तब कहां से निकलेगा? तब देखिए यहां से तो हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक, और यहां से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा या यहां से निकाल दीजिए, यहां पर भी बराबर है। तो ये बन जाएगा एल्कोहलिक KOH और ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। मान लीजिए ऐसे है CH3 CH CH2 CH2 Cl और यहाँ पर CH3 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ लगा देंगे
एल्कोहलिक बेस या सोडामाइड लगा देंगे तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि सर्जफ का नियम ही यही है कि जिसकी डिग्री 1 2 3, इसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री अधिकतम हो या जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन हो वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड, ये CH3 CH CH2 और प्लस HCl। ये देखिए ये आपका सर्जफ नियम है। अगर नाम लिखना चाहे तो सबका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम है क्लोरोएथेन, इसका नाम क्लोरोएथेन। इसमें सर्जफ नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 ही कार्बन है। और इसका नाम हो जाएगा एथीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिए चाहे यहाँ से। ये है 2-फ्लोरोप्रोपेन, 2-फ्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पर देखिए यही सर्जफ नियम अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो रीअरेंजमेंट होकर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बल्कि कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी डिग्री अधिकतम हो या जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन हो वहां से हाइड्रोजन निकलता है। यानी कि एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, एक इसकी खाली होगी, पुनः रीअरेंजमेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये CH2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और डबल बॉन्ड इन दोनों के मध्य में आ जाएगा और आपका बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटीन 2 मेथिल ब्यूटीन 2। ठीक है, चलिए अगला रासायनिक गुण में आपका दूसरी प्रॉपर्टी है रिडक्शन, अपचयन। देखिए रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन हिंदी में कहते हैं अपचयन। रिडक्शन की हिंदी क्या होती है? अपचयन। देखिए इसमें पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जान लीजिए। रिडक्शन कराने के लिए हमें अपचायक चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, अपचायक, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का हम नाम लिख रहे हैं, उसमें से आप चाहे जो यूज कर सकते हो, जैसे H2/PT है, H2/PD है, H2/Ni है, SN/HCl है, ZN/HCl है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये सब के सब आपके अपचायक हैं, इनका उपयोग आप अपचयन के लिए कर सकते हो। और भी है जिंक अमलगम है सांद्र Cl। तो ये तमाम अपचायक हैं जिनका उपयोग आप अपचयन के लिए कर सकते हो, इनमें से किसी को भी लगा सकते हैं। जैसे हम अपचयन करा रहे हैं, मान लीजिए एक कंपाउंड ले लें हाइड्रोएल्केन का CH3 CH2 Cl और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम अपचायक लगा दे रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये प्रबल अपचायक है और एल्किल हैलाइड का या हाइड्रोएल्केन का अपचयन करा रहे हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन था तो यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ भी 4 कर देंगे। अब देखिए ये अपचयित हो जाएगा तो सबसे पहले तो बन जाएगा एल्कीन प्लस लिथियम क्लोराइड LiCl प्लस AlCl3। देखिए यहाँ पर 4 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन यहाँ हो गया, 3 क्लोरीन यहाँ हो गया, एल्यूमिनियम 1 था, एल्यूमिनियम 1 है, लिथियम 1 है, लिथियम 1 है, ये सब बैलेंस हो गए। इसका नाम है क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन या सामान्य नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और एल्कीन हो गया, अपचयित होकर एल्केन बन गया एथेन। और ये है लिथियम क्लोराइड,
लिथियम क्लोराइड, और ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरीके से अपचयन होता है। आप इसी का उपयोग नहीं, आप इनमें से किसी का उपयोग कर सकते हो अपचयन के लिए। इसमें से H2 आप PT ले लीजिए, PD ले लीजिए, नाइ ले लीजिए, SN आप CL, ZN, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इन सब का उपयोग आप कर सकते हो। ये सब के सब अपचायक हैं, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन आता है धातुओं से क्रिया। ये अगली प्रॉपर्टीज है तीसरी, धातुओं से क्रिया। अब धातुओं से क्रिया, कई धातुएं हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, धातु हैं, जिनमें सोडियम है, सोडियम से क्रिया करा सकते हैं, मैग्नीशियम से करा सकते हैं, जिंक से करा सकते हैं। तो अलग अलग धातुओं से क्रिया कराने पर उनका स्पेसिफिक नाम हो जाता है, तो अलग अलग नाम करेंगे, नामकरण करेंगे। पहला जैसे सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। अगर एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु से क्रिया होती है तो उस अभिक्रिया का पर्टिकुलर नाम होता है उर्जव क्रिया। इसको कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया सोडियम धातु से एल्किल हैलाइड को या हैलो एल्केन का अभिक्रिया करने पर हमेशा उस अभिक्रिया का नाम दिया जाता है वुड्स अभिक्रिया, बाय वुड्स रिएक्शंस। देखिए क्या होता है, अगर कोई एल्किल हैलाइड ले लें और सोडियम धातु को ले लें तो इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे XR, और ये काम होगा शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको रूम टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सोडियम लग जाएगा, 2NaX निकल जाएगा और बन जाएगा एल्केन, R प्लस 2NaX। तो यहाँ पर ये आपका हैलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, और ये सोडियम मेटल्स है, सोडियम मेटल है। अब सोडियम मेटल ले लिए तो इसका पर्टिकुलर नाम क्या हो गया, ऊर्ज रिएक्शंस, ऊर्ज रिएक्शंस, ऊर्ज रिएक्शन। और ये भी आपका हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल लगी हुई हैं, और यहाँ पर 2NaX अर्थात सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड बना, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो है एल्केन। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर आपने R लिया था, डबल R हो गया, यानी कि जो ऊर्ज अभिक्रिया है उसमें हमेशा कार्बन श्रृंखलाएं दो गुनी हो जाती हैं, अर्थात इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। सदैव कहीं पर भी अगर आपको अभिक्रिया में कार्बन चेन बढ़ाना हो और एल्किल हैलाइड हो तो आप उसकी ऊर्ज अभिक्रिया करा के, अर्थात सोडियम धातु से क्रिया करा के शुष्क ईथर की उपस्थिति में डबल कार्बन वाली श्रृंखला को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात इसमें सदैव कार्बन श्रृंखला कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। चलिए हम एक पर्टिकुलर हैलाइड ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस ClCH3। ये देखिए यहाँ पर 2NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन तो IPSC नाम है, और साधारण नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। और ये सोडियम मेटल्स हो गया। ड्राई ईथर लगा देते हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर लगाकर इसको सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पर हीट कर देंगे तो दो कार्बन की श्रृंखला अर्थात एथेन हमको प्राप्त हो जाएगी, और 2NaCl साइड प्रोडक्ट मिलेगा, ये बन गया एथेन। तो ये हम ये कह सकते हैं ये एल्केन बनाने की एक विधि भी है, एल्केन इससे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आप अगर दो कार्बन ले लेंगे, जैसे CH3 CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3
तो यहाँ पर देखिए 2NaCl बाहर हो जाएगा और 4 कार्बन की श्रृंखला में प्राप्त होगी, अर्थात ब्यूटेन प्राप्त होगा और शुष्क ईथर रहेगा। नॉर्मल टेम्परेचर तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस इंटू CH3 प्लस 2NaCl। इस तरीके से ऊर्जा क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और साथ ही साथ इसका बहुत उपयोग है कि हमें जहां कहीं भी कार्बन श्रृंखला को दोगुनी करनी होती है, हम ऊर्जा क्रिया का उपयोग करके कार्बन श्रृंखला की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन याद रखना कि शुष्क ईथर लगेगा, सोडियम धात लगेगा, नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, मैं आपका सोडियम धात से हो गया, जिंक धात से क्रिया करा देते हैं। अगर जिंक धातु से क्रिया कराएंगे तो उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो जिंक धातु या धातुओं के आधार पर हम अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं या अभिक्रिया को निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। अगर सोडियम धातु है तो ऊर्ज अभिक्रिया है, अगर मान लीजिए जिंक धातु है तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, मैग्नीशियम धातु है तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं। यह ऊर्जा क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। अगला है जिंक धातु से क्रिया अर्थात फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये है जिंक धातु से क्रिया जो है, या इसी को कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया या जिंक धातु से क्रिया, फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया की पहचान जिंक धातु है, या ये कह सकते हैं कि जिंक धातु के द्वारा हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो चलिए देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। CH3 CH2Br, ये देखिए है, यहाँ पर अगर हम जिंक लगा दें तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, या डाईवैलेंट होता है, अर्थात इसको भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये ZnBr2 निकल जाएगा। यहाँ पर ये इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस इंटू CH3, ब्यूटेन बन गया प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड, और ये है ब्रोमोएथेन जिंक मेटल हो गया, बन गया ब्यूटेन। और भी ले सकते हैं जैसे जम डाइहैलाइड, ये तो मोनो एल्किल हैलाइड था। आप डाई एल्किल हैलाइड ले सकते हो। मोनो एल्किल हैलाइड लेंगे, देखिए कार्बन श्रृंखला जस्ट 2 गुनी हो गई। लेकिन अगर डाई एल्किल हैलाइड लेते हैं, डाई में भी 2 तरीके का होता है, जम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड। तो पहले हम जम डाई हैलाइड ही ले लेते हैं। ये जम डाई हैलाइड है तो Zn लगाएंगे, देखिए Cl2 निकल जाएगा, 2 क्लोरीन यहाँ से। ये वही फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और ये हो जाएगा CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और प्लस ZnCl2। यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, इसको भी 2 गुना कर देंगे। देखिए इसमें भी कार्बन श्रृंखला 2 गुनी हो गई। लेकिन अगर जब हम डाई हैलाइड लेते हैं या बिस डाई हैलाइड लेते हैं या जम डाई हैलाइड लेते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखना कि अगर हम एल्कीन मोनोहैलाइड लेते हैं तो उसकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होने पर कार्बन श्रृंखला 2 गुनी हो जाती है और साथ ही साथ हमको एल्कीन प्राप्त होता है। लेकिन जब हम जम डाइहैलाइड लेते हैं तो इसमें भी कार्बन श्रृंखला 2 गुनी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ एल्कीन प्राप्त होता है। अगर हम बिस डाइहैलाइड ले लें, इसका नाम जेम है। जेम इसलिए है क्योंकि सेम कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन है, जेम डाइहैलाइड। अब इसका अपोजिट हम बिस डाइहैलाइड ले लें। बिस का मतलब होता है पड़ोसी, और पड़ोसी कार्बन पर अगर है तो उसका देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए ये पड़ोसी कार्बन पर है, Br2 निकल जाएगा, ZnBr2, यहाँ Zn लगा देंगे जिंक, और ये Fr फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब ये ZnBr2 निकल जाएगा, लेकिन इसमें कार्बन श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लस ZnBr2। देखिए इसमें जो बिस डाइहैलाइड है इसको कहते हैं बिस डाइहैलाइड। बिस डाइहैलाइड इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब होता है पड़ोसी,
पड़ोसी कार्बन पर यदि दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित है तो उसको बिस डाई हैलाइड कहा जाता है। और जेडेम लगाने पर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया तो होती है लेकिन एल्कीन प्राप्त होती है और इसमें कार्बन श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने कार्बन की श्रृंखला आपने लिया उतने कार्बन की एल्कीन प्राप्त होगी और ये साइड चेन के रूप में या साइड प्रोडक्ट के रूप में ZnBr2 आपको मिलेगा और साथ ही एक एल्कीन प्राप्त होगी, ये है प्रोपीन। ठीक, तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि अगर एल्किल मोनोहैलाइड लेते हैं तो कार्बन श्रृंखला दोगुनी हो जाती है, एल्केन प्राप्त होता है। यदि एल्किल डाईहैलाइड ले लेते हैं उसमें भी 2 कंडीशन है। अगर आपका जम है तो कार्बन श्रृंखला दोगुनी हो जाती है, एल्कीन प्राप्त होता है। अगर आपका विष है कार्बन श्रृंखला वही रहती है, एल्कीन प्राप्त होता है। इस तरीके से आपकी दूसरी रिएक्शन अर्थात फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पूरी हो गई। अब तीसरा आता है मैग्नीशियम धातु क्रिया, लेकिन मैग्नीशियम धातु क्रिया हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस क्या होते हैं। ओके।